नमस्कार। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी आबकारी विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं। आबकारी आयुक्त यूपी द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश भर में 119 आबकारी निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है और इसी क्रम में अयोध्या के सोहावल सर्किल में तैनात आबकारी निरीक्षक कुलदीप सिंह का तबादला रायबरेली के उचहरा सर्कल में कर दिया गया है। वहीं अमेठी में तैनात आबकारी निरीक्षक सतीश चंद्र दीक्षित को सर्किल अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावित बनाने के उद्देश्य से ये तबादला सूची वो जारी की गई है। तबादला आदेश जारी होने के बाद से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में हुए इन तबादलों को आबकारी विभाग की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। विभागीय स्तर पर नई तकनीकी के बाद से कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बरेली नगर निगम के टैक्स विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार काम करने के बावजूद भी उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट वो खड़ा हो गया है। कर्मचारियों के मुताबिक बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना काफी मुश्किल हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हेलो भाई साहब, विनोद जोशी बोल रहा हूँ, डेली 24 भारत ब्यूरो चीफ। बताइए सर, ये आपके डिपार्टमेंट में क्या 2 महीने से परमानेंट बाबुओं की सैलरी नहीं मिली है? 2 महीने से तो नहीं है। कब से नहीं मिली है सर? मेरे पास कई लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पे कही है कि हम बहुत परेशान है। एक तो कह रहे थे मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे कहने को कोई सैलरी वो अपना सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहे हैं। अब ये बताइए, सरकारी काम में आप जनता को परेशान किए और सर्टिफिकेट तो दे रहे नहीं सर, नहीं, मैं तो सर आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा है कि 2 महीने से सैलरी रोकी गई है? 2 महीने की सैलरी थोड़ी, 1 महीने की है, पिछले महीने की सैलरी इनकी। अच्छा, 1 महीने की सैलरी आपने रोक रखी है? नहीं, हम रोक नहीं रखे, मैंने नहीं रोक रखी। समीक्षा में नगर आयुक्त साहब ने सर्टिफिकेट मांगा इनसे। सर्टिफिकेट किस चीज का? हमारे पास पब्लिक वर्क की पेंडेंसी है, फाइलें रोक के बैठे हुए म्यूटेशन की। अच्छा, साल भर 2 साल से। ये बताइए, पब्लिक जॉब के लिए तो सैलरी पाते हैं ना। नहीं तो सर काम कर ही नहीं रहे। इतनी शिकायत हो गई है, इतनी जनता शिकायत कर रही कि तो कोई ऐसे बाबू है सर जिसकी शिकायत बहुत ज्यादा आ गई है? कोई लिखित में शिकायत आई है कि सर? नहीं, रोज पब्लिक आती है, फाइल मांगती है भाई। इनकी फाइलें इनके पास है पेंडिंग। तो सर इनकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी बता दीजिए, मैं खबर बना रहा था। सैलरी लिखा है उन्होंने, सर्टिफिकेट आज इनको दिया है, टेबल बना करके। टेबल जो है जी, ये भर करके कल देंगे, परसों नगराई साहब के प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है। मैं ऐसा ना, आज तो आप नहीं आऊंगा सर, परसों आऊंगा नगर निगम, फिर बैठ के आपसे बात करता हूँ सर मैं। बलिया जिले में चैनराम बाबा की पावन तपोस्थली पर चल रहे विष्णु महायज्ञ को लेकर अब सियासत वो गर्म हो गई है। जहां एक और महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं धार्मिक अनुष्ठान जारी है। वहीं दूसरी ओर इस आयोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी नीरज सिंह गुड्डू पर गंभीर आरोप लगाया। अजय सिंह का कहना है कि आस्था और श्रद्धा के इस पवित्र मंच को राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महायज्ञ स्थल पर जय समाजवाद के नारे लगाए गए हैं, जो कि धार्मिक आयोजन की मर्यादा के खिलाफ है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि एक तरफ नीरज सिंह गुड्डू बीजेपी नेताओं के सम्मान करते हुए उनके पैर छू रहे हैं, जबकि दूसरी ओर उसी मंच से बीजेपी विरोधी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्टिफिकेट से हम लोग चलने वाले नहीं हैं और बीजेपी तय करेगी कि हम धर्म का काम करते हैं, हम हिंदू हैं और हम नहीं हैं। हम लोग शुद्ध समाजवादी है और समाजवादी हर दिल में रहता है, जातिवादी कभी नहीं होता है। और धर्म के नाम पे हमसे ज्यादा जिले में कार्यक्रम करने वाला कौन है? साल में कार्तिक पूर्णिमा मैं कराता हूँ, जिसमें लाखों लोगों का भंडारा होता है। ये यज्ञ हो रहा है, फिर अभी 9 तारीख को बड़ा मंगल कराऊंगा। तो हर कार्यक्रम, मैं गंगा आरती कराता हूँ, मैं हर कार्यक्रम कराता हूँ। आप शिव बारात भी निकालने का काम करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं अपने धर्म का काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ सभी धर्मों का मैं सम्मान भी करता हूँ और सब में जाता हूँ, सब में सेवा करने का काम करता हूँ। तो हम लोगों को किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और सर्टिफिकेट देने वाले ये ना बताएं कि केदारेश्वर मंदिर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, और वो केदारेश्वर मंदिर इटावा में है। आप जाके दर्शन आप तो खुद करके आइए कि कैसा बना है। आप हनुमान जी को जाके दर्शन करके आइए कैसा बना है।
वृंदावन में जाकर के राधे कृष्ण का जो आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नींव डाला हुआ है। आप जाकर के वहां बात करिए, आप थोड़े सर्टिफिकेट हम लोग। पीलीभीत में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए एक वाहन को रस्सी से खींचकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान जब प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन ले जाने से रोक दिया तो सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा समर्थकों के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद से कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल रही है और युवाओं को रोजगार का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जनता की आवाज, जहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, जहाँ खाद पानी नहीं मिल रहा है, आम आदमी को जो है पेट्रोल डालने के लिए, डीजल डालने के लिए दिक्कत हो रही है, उसको जो शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ अपना लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आम जनता आज कितनी परेशान है। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे प्रदर्शनकारी जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं उसको वहीं रोक दिया गया। हमारे जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया। कहीं ना कहीं ये लोग धमकाने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के सभी लोग यहाँ बहुत शांत तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि हम लोग अपनी गाड़ी लेके वहाँ जाएं, आप लोगों को ज्ञापन देंगे। आप ज्ञापन महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को हमारा ज्ञापन देने का काम करें। जब तक ये गाड़ी वहाँ परिसर में नहीं जाएगी हम लोग यहाँ बैठे। वहीं प्रयागराज पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने भिंडी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 1 कुंटल 2 किलो गांजा बरामद करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हांडिया थाना क्षेत्र के बौरत चौकी के अंतर्गत भीटी बॉर्डर पर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई और जिसमें से भारी मात्रा में गांजा छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने मौके पर रणजोध सिंह और शुभमन कुमार के नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गांजे की खेप उड़ीसा से मिर्जापुर ले जाया जा रहा था और तस्कर प्रयागराज के रास्ते इसे अपने स्थान पर ले जाने की तैयारी में थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क पर प्रहार किया और पुलिस ने बरामद गांजे और ट्रक को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को फिलहाल कई संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद से जेल भेज दिया गया है। आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर माता डाट काली सिद्धपीठ से पूरी तरह से करीब 1.5 किलोमीटर पहले स्थित संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पहाड़ों की कटिंग और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य जो है वो मानसून के दौरान भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क पर मलबा आने जाने जैसी तमाम बड़ी घटनाओं को रोकना है ताकि यात्रियों को जाम और दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। इसीलिए मशीनों की मदद से ढीले चट्टानों और मिट्टी और जोखिम वाले हिस्सों को पहले ही हटाया जा रहा है। साथ ही सड़क किनारे जाम मलबे की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है जिससे बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके और सड़कों पर किसी भी तरह का अवरोध ना बने। पिछले 10 दिनों से लगातार ये काम जो है वो चल रहा है और कई संवेदनशील स्थलों पर लगातार सुरक्षा संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। कार्यों के दौरान यातायात के सुचारू बनाए रखने के लिए भी कुछ जगहों पर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट भी किया गया है। गौरतलब है कि हर साल मानसून के दौरान इस क्षेत्र में भूस्खलन और पहाड़ियों में मलबा गिरने की घटनाएं सामने आती है जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यातायात प्रभावित होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार समय से पहले तैयारियां शुरू की गई है। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे कॉरिडोर पर इस वक्त में मौजूद हूँ और जहां NH हाईवे के द्वारा जो पहाड़ी का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। बरसात शुरू होने से पहले पहाड़ियों को जो कटिंग की जा रही है। मैं अपना कैमरामैन सहयोगी से बताना चाहूँगा जो मौके की जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे होंगे। बरसात से पहले एक्शन मोड में प्रशासन दिल्ली कॉरिडोर पर पहाड़ काटकर हटाया जा रहा है। मलबा देहरादून आगामी मानसून को देखते हुए दिल्ली
देहरादून कॉरिडोर पर सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पहाड़ों की कटिंग और मलबे को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि बारिश के दौरान पहाड़ों से गिरने वाला मलबा सड़क पर न आए और यातायात को तथा जाम दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉरिडोर से संवेदनशील पहाड़ी हिस्सों में मशीनों की मदद से ढीली चट्टानों, अस्थिर मिट्टी को पहले ही हटाया जा रहा है। साथ ही सड़क किनारे जाम मलबे साफ सफाई कर डेंजर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बरसात का पानी आसानी से निकल सके, सड़क पर अवैध दौरान ना हो सके। अधिकारियों का ये भी कहना है कि मानसून के दौरान धूल संकलन और मलबे गिरने की घटनाएं अक्सर यातायात को प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले ही तैयारी की जा रही है जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों का राहत मिल सके। स्थानीय लोगों और यात्रियों को पर इसकी पहल का स्वागत करते हुए कहा कि समय से रहते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं मानसून और दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम करेंगे। आपको बता दूंगा जिस तरह से कैमरामैन सहयोगी ने यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से पहाड़ी का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। ये वो पहाड़ी है जो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे बनाया गया है, जिसका पहाड़ी का जो बरसात के मौसम में ये मलबा बाहर ना आ सके और जिससे दुर्घटना होने से बच सके। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल, डेली 24 न्यूज, सहारनपुर। बहराइच क्षेत्र में कथित अभद्र टिप्पणी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को विरोध में दर्ज प्रदर्शन शुरू किया गया है। मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था के बैनर तले बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से जनजाति प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर चौधरी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाने लगी। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें नेपाली थापा कहकर संबोधित किया गया और देश छोड़ने जैसे नारे लगाए गए। ये मामला है कि जो है हमारे समाज के ऊपर अब शब्द टिप्पणियों का प्रयोग किया, जैसे नेपाली पहाड़ी कहा जा रहा है और थापा भी कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ आए हैं कि इस पे जो भी हमारे फेसबुक आईडी पे जो कमेंट किए हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो, हमारी यही मांग है। ये कौन लोग कमेंट कर रहे हैं? ये इसमें पप्पू गौड़ है और क्या बोलते हैं संकेश गौड़ है और अमरनाथ गौड़ है। और कहाँ पे इन लोगों के साथ कमेंट किया जा रहा है? सारे सोशल मीडिया पे, पूरे ऑल इंडिया, पूरी देश विदेशों में सब जगह ये लोग फेसबुक या व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से लोग सेंड कर रहे हैं। किस तरह की मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि लोग जो है नेपाली पहाड़ी हैं, ये भारत के रहने वाले नहीं हैं, इनको नेपाल भेजा जाए। मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर परिषद स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश क्रांतिकारी के नेतृत्व में किसानों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्राम प्रधान से लेकर सांसद और विधायक तक की संपत्तियों की जांच कराने और जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही देश के गरीब महिलाओं और प्रतिमा 11,900 रुपये आर्थिक सहायता देने का कानून बनाने की मांग भी की। बदायूं पुलिस एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। सहसवा थाना क्षेत्र में गांव में एक मामला सामने आया है जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि अपनी समस्या को लेकर खबर प्रकाशित और प्रसारित करवाने एक पीड़ित को महंगा पड़ गया। पीड़ित का कहना है कि खराब खबर जो है वो सामने आने के बाद से स्थानीय पुलिस उसके घर पहुंची और उसे धमकाने के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि न्याय दिलाने की वजह पुलिस उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मामले से परेशान होकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसे लगातार डराया और धमकाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मैं थाने गई रिपोर्ट करने, तो मैंने तहरी दे आई, वहाँ में से कोई ना बोले, मैं भजाए दो दबराए के पुलिस वालों ने। और आज मैं गई बदाऊं कप्तान सिंह के जोरे, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं भई। और मैं आज पुलिस वाले गए दरोगाजी, तो मेरी लड़ियन से उनसे सीधे बोल रहा है गाड़ी गरीज करके आए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है।
बोल रहे थे कि क्या कहते हैं जोर से थोड़ी। कबूतर क्यों पालती हो, ये जानवर क्यों पालती हो, जानवरों के पीछे केस लड़ती हो, केस करवाओगी, ये तो नीचे जात पालते हैं। जब हमारी शौक है हम कबूतर पालें, भैंसियाँ पालें, गैया पालें, कछ पालें, इन्हें का प्रॉब्लम। जब हमारे कबूतर को मारोगे वे बेजुबान है, इंसान थोड़ी ना है सो गारी दई के गारी दई है भैया मार दो हो तो बिन्ने थोड़ू ना गारी दई इनको के क्या कहते हैं तुम गारी दे रहे हैं तो ताश मार दे लाते हैं तो को चल के कबूतर मारे हैं क्या मारे इनने। और जा कह रहे क्या कहते हैं तुम कैसे ना लड़ने दूंगा, ऐसी तारीख करती डोलोगी, हम ऐसा डाल देंगे फिर क्या तुम जीवन भर न छुट पाओगी। ये बात किसने बोली थी? ये बात पुलिस वालों ने कही हमसे। और क्या तुम्हारा केस नहीं आगे जाने दूंगा ऐसे ही। अमेठी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिपाही को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जायस थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद से टीम ने पूरी योजना की तरह जाल बिछाया और आरोपी सिपाही को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से एंटी करप्शन टीम आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। मैनपुरी पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश के तहत बुजुर्ग की हत्या की गई थी। मामले का खुलासा मास्टरमाइंड की निशानदेही पर हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जमीन का करीब 35 लाख रुपए में बैनामा कराया और बाद में पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार, सरिया और मृतक का आधार कार्ड भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घटना कुरवाली थाना क्षेत्र की है और फतेहगंज के पास की है, जहां पर बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद से पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, थाना क्षेत्र कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर एसपी मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीजें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब एसपी सर द्वारा टीमें गठित की गई, एसपी सिटी साहब वाला भी द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, स्वाट प्रभारी, एसएचओ कुरावली, सीओ कुरावली सभी द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीज़ें निकाली गई, तो यह चीज़ें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहां पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत शनिवार को मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बिजली कटौती, लाइन और ट्रांसफार्मर खराब होना और उपभोक्ताओं की शिकायतों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ऊर्जा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में आम जनता को बेहद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। बैठक के बाद से पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बिजली विभाग का राज्य मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। शपथ लेने के बाद तत्काल हमने पहले अपने लखनऊ पुलिस को गुमशुदगी के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। 23 मई को लापता हुई 2 युवतियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों युवतियों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। डीसीपी नॉर्थ और एसीपी बीकेटी के निर्देश में थाना प्रभारी महागांव राधेश्याम मौर्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और लगातार युवती की खोजबीन में जुटी हुई थी। और इस अभियान के दौरान उप निरीक्षक जयप्रकाश और कांस्टेबल लाल बहादुर ने महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर दोनों युवतियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और परिजनों को सौंप दिया है। यूपी के कुशीनगर में फर्जी नौकरी के नाम पर बड़े मानव तस्करी और ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नेपाल
एम्बेसी की पहल और कुशीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 453 नेपाली युवक युवतियों को एक कथित फर्जी कंपनी के चुंगल से मुक्त कराया गया। आरोप है कि युवाओं को नौकरी का झांसा देकर भारत बुलाया गया और बाद में उन्हें फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग के काम में लगाया गया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि किराए के मकान में ये लोग रह रहे थे और फर्जी कंपनी में काम कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद से नेपाली एम्बेसी ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और बड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू किया। अलीगढ़ परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी तबादला सूची के तहत अलीगढ़ को नया परिवहन अधिकारी मिले हैं और विभागीय आदेश के अनुसार दिनेश कुमार को अलीगढ़ का नया आरटीओ प्रवर्तन नियुक्त किया गया है, जबकि सत्येंद्र कुमार को आरटीओ प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वर्तमान में अलीगढ़ में तैनात एआरटीओ प्रशासन रवेश कुमार का तबादला शामली में कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में परिवहन विभाग के अधिकारियों के तबादले में क्रम 9 आरटीओ और 26 आरटीओ अधिकारियों को नई तैनाती की गई है। जालौन में एक दर्दनाक हादसे में अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना कल्पी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर करीब 50 साल के चुन्ना का शव 2 हिस्सों में कटा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों की मौके पर ही भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामला हादसा है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है। लगातार पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का खुलासा होगा। मैनपुरी दौरे पर पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिजली महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार बिजली का बोझ गरीब जनता पर डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीद रही है, जबकि पिछले 8 साल में प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी बड़ा नया कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। सांसद ने कहा कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। ये देखने को मिल रहा है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और जो यूपी की जो पूरी व्यवस्था है जो बिजली की जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी जिस तरह से नए कारखाने बनने चाहिए थे, लगने चाहिए थे जिससे कि बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन पिछले 8-9 वर्ष में देखने को मिला है इन सब के पीछे जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ समाज शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज महिलाओं की स्थिति पूरे देश में। फिरोजाबाद पुलिस ने 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और उसके पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी का उपचार अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया है। बता दें कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में यादव कॉलोनी में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस जरिए से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हैं, वो आया, हमसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया। बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बोहर ही तो ले जा रहा है। उसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है, जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का। उन्नाव क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला जो है वो सामने आया है। बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रजनी गुप्ता ने अपने साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने वाले को
धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि गेहूं खरीद बिक्री के लेन देन को लेकर हुए विवाद के दौरान जब वो अपने पैसे मांगने पहुंची तो कुछ लोगों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगी। रजनी गुप्ता का कहना है कि आरोपियों ने न केवल उनके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी अनिल तिवारी, उन्होंने मुझे झांसे से बुलाया और फिर हमें बड़े प्यार से बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, गेस्ट रूम बाहर बना हुआ था। उन्होंने कहा आइए पैसा ले लीजिए फ़ोन पे। तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी पैसा मुझे देना था, कुछ लोगों को पानी वगैरह मंगाया था तो उसी पर्पज़ से मुझे जाना भी था और इसी बीच फ़ोन आ गया, मैं वहाँ गई तो इन्होंने मुझे झांसे से जब बुला लिया और प्यार से बैठाया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा कृत्य करने वाले हैं और इन्होंने मुझे बैठाया, फिर अपने कमरे दरवाजे बंद कर लिए कमरे के, मुझे पकड़ लिया। मेरे कितने लोग मौजूद थे, क्या क्या नाम है उनके? वहाँ पे पिंटू प्रधान, नरेंद्र यादव और अनिल तिवारी, गोलू तिवारी, 4 लोग मौजूद थे। लेकिन वो लोग जो है पिंटू और नरेंद्र अंदर घर में घुस गए, वो बाहर नहीं निकले, उनको छुपा दिया गया। गोंडा में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोडीन युक्त सिरप की भारी खेप बरामद की है। नोएडा से गोंडा पहुंची इस खेप में छापेमारी करते हुए अधिकारियों ने 132 पेटी सिरप जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक क्यूसी सेंटर पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी मात्रा में सिरप जो है वो बरामद किया गया है और जांच के बाद से सभी शीशियों को बरामद कर लिया गया है, जिन्हें इस्तेमाल जो है वो नशे के लिए किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये खेप गायत्री फार्मा के नाम पर मंगाई गई थी और ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मामले की गंभीर मानते हुए संबंधित फर्म के खिलाफ 15 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर में टाइल्स के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। घटना झांसी मार्ग स्थित नवीन गल्ला मंडी के निकट टाइल्स व्यापारी आकाश गुप्ता के गोदाम की है, जहां पर अचानक से ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने गोदाम में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से गोदाम की दीवारें तोड़ी गई, जिसके बाद से दमकल कर्मियों ने अंदर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गोंडा में एक पोषण केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की देखभाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रियलिटी चेक के दौरान केंद्र में कई अव्यवस्थाएं सामने आई है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ, नर्स और रसोइया मौके पर मौजूद नहीं मिले। इस स्थिति से वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजन और अभिभावक में नाराजगी देखने को मिली। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को समय पर दूध और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों के मुताबिक रसोइयों की उपस्थिति अनियमित रहती है और वो निर्धारित समय पर ड्यूटी नहीं करते हैं। आरोप है कि काफी देर रात और कभी सुबह दूध देकर कर्मचारी वापस चले जाते हैं, जबकि जरूरत के समय बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं कराया जाता है। पीलीभीत के पूरनपुर में राज्य कर विभाग के विशेष अनुसंधान शाखा यानी कि एसआईबी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रमुख मोबाइल कारोबारी प्रतिष्ठित पारस मोबाइल पर एसआईबी टीम ने छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों और कारोबार से जुड़े रिकॉर्डों को खंगालना शुरू किया। टीम के पहुंचते ही बाजार में हलचल बढ़ गई और कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानों का शटर गिरा दिया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में मौजूदा स्टॉक, खरीद बिक्री के अभिलेख और कंप्यूटर रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जाँच की। विभागीय सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में कारोबार के आंकड़ों और जमा किए गए में दोनों में बड़ा अंतर सामने आया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।